गुड मॉर्निंग। आज अपन पढ़ेंगे भाषा और व्याकरण। जैसा कि आप सभी को पता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने की वजह से उसको ज़रूरी है विचारों का आदान प्रदान करना, और विचारों के आदान प्रदान करने के लिए उसे ज़रूरत पड़ती है भाषा की। प्राचीन समय में लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो उनको भाषा का ज्ञान नहीं था, और भाषा का ज्ञान ना होने की वजह से वो क्या करते थे, केवल इशारों के द्वारा अपनी बातें एक दूसरे से करते थे। इशारों के द्वारा बातें तो हो पाती थी, लेकिन इशारे सभी समझ पाए ये तो संभव नहीं है ना। तो उस स्थिति में उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने कुछ चिन्हों को निर्धारित किया कि इस बात के लिए ये चिन्ह, पर ये चिन्ह भी ज़्यादा सक्सेस नहीं। तो उन चिन्हों से उनने क्या बनाए, वर्ण बनाए। वर्ण और सबसे पहले क्या बना, वर्ण। और वर्ण के बाद फिर क्या बना, शब्द, और शब्द के बाद बना वाक्य। इस प्रकार से भाषा का निर्माण हुआ, और उसके बाद फिर सभी भाषा से अपने विचारों का आदान प्रदान करने लगे। इसलिए कहा जाता है कि विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को क्या कहते हैं, विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा के मुख्य वैसे तो 3 रूप माने गए हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। लेकिन सांकेतिक भाषा का प्रयोग ज़्यादातर नहीं किया जा सकता, क्योंकि संकेत हर कोई नहीं समझ पाता है। बहुत ही कम कामों में सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। या तो मूक, जैसे मतलब जो बोल नहीं पाता है तो वो संकेतों के माध्यम से अपनी भाषा व्यक्त करता है, या फिर आपने देखा हो ट्रैफिक पुलिस में भी संकेतों के माध्यम से अपनी बातें प्रकट की जाती है। लेकिन हर जगह संकेतों का प्रयोग नहीं हो सकता, इसलिए भाषा के 2 ही रूप मुख्य माने गए हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा भाषा का स्थायी रूप है, अस्थायी रूप है। क्योंकि मौखिक भाषा का क्या है, मौखिक भाषा को हम अपने विचारों को प्रकट तो कर सकते हैं, और मौखिक भाषा तो ऐसी भाषा है जिसको कोई भी बिना पढ़ा लिखा भी आराम से बोल सकता है। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को सुनकर समझता है, तो वह भाषा का मौखिक रूप होता है। ठीक है। अब जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है और दूसरों के विचारों को सुनकर समझता है, तो वह भाषा का मौखिक रूप होता है। जैसे कि दादी माँ बच्चों को कहानियाँ सुनाती हैं, ठीक है। तो अब दादी माँ बच्चों को कहानियाँ सुनाती हैं, या फिर मोहन ने गीत गाया, तो इस तरह से ये भाषा के मौखिक रूप हैं। ठीक है। लेकिन भाषा का मौखिक रूप स्थायी नहीं है, क्योंकि अपन कोई बात बोल रहे हैं और थोड़ी देर बाद ही अपन ने उस बात को बदल दिया, तो हम पे कोई मतलब ऐसा हम पे कोई स्थायी प्रूफ नहीं है कि हम दिखा सकें कि नहीं ये हमारी भाषा सही है। तो उस स्थिति में मौखिक भाषा स्थायी नहीं होती। और दूसरा होता है भाषा का लिखित भाषा। लिखित भाषा जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरा उन
विचारों को पढ़कर समझता है तो वह भाषा का लिखित रूप होता है। ठीक है, वो भाषा का लिखित रूप होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी साहित्य हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, वो पुराने समय से अपने को, जैसे रामायण की जानकारी है, महाभारत की, तो वो क्यों है? क्योंकि उस समय उन लोगों ने जो ग्रंथ लिखे थे, हमारे बड़े बड़े ऋषियों ने, तो वो आज हमारे पास हैं। क्यों? क्योंकि लिखित भाषा में लिखे गए थे वो, तो आज भी हमारे पास वो स्थायी रूप से हैं। इसलिए लिखित भाषा हमेशा स्थायी होती है, जबकि मौखिक भाषा अस्थायी होती है। अब इसके बाद अपन आते हैं बोली। बोली क्या होती है? भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। ठीक है ना? भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। भाषा के जो भाषा तो एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि बोली हमेशा एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा में व्याकरण होता है, जबकि बोली में व्याकरण का अभाव पाया जाता है। आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि 4 कोस पे पानी बदले 8 कोस पे वाणी। हर थोड़ी दूरी में पानी और वाणी का बदलाव होता रहता है, इसमें चेंज आता रहता है। तो भाषा का क्षेत्रीय रूप, जो छोटा रूप होता है, वो सीमित रूप बोली कहलाता है। इसके बाद अपन आते हैं मातृभाषा। मातृभाषा, मातृभाषा ये भी भाषा का ही एक रूप है। ये मातृभाषा क्या होती है? जब भाषा, जो भाषा बच्चा अपने माता पिता तथा परिवार के सदस्यों से सुनकर बोलता है, वह उसकी मातृभाषा होती है। क्योंकि शुरुआत में ही तो बच्चा स्कूल में नहीं आने लगता है, शुरुआत में ही तो बच्चे को भाषा का ज्ञान नहीं हो जाता। उस सबसे पहले वो क्या सीखता है? जो उसके मम्मी पापा दादा दादी बुआ जो उसे बुलवाते हैं। तो बच्चा जब अपने परिवार में रहकर जिस भाषा को बोलता है, वह भाषा उसकी मातृभाषा होती है। ठीक, उसके बाद आता है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा जिस भाषा का प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र में किया जाता है, वो भाषा कौन सी भाषा कहलाती है? राष्ट्रभाषा कहलाती है। आपको पता है कि अपने संपूर्ण भारत में किस भाषा का प्रयोग जो होता है? हिंदी का। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। उसके बाद आता है राजभाषा। राजभाषा, राजभाषा राजभाषा क्या होती है? ज़्यादातर जो सरकारी कामकाज में, दफ्तरों में, कार्यालयों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, राजकीय कार्यों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, वो वहाँ की राजभाषा कहलाती है। और हमारे ज़्यादातर सभी कार्य राज्य में किस भाषा में किए जाते हैं? हिंदी में। तो राजभाषा कौन सी है? हिंदी। भारतीय संविधान में संविधान में अनुच्छेद
343 के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है। और 14 सितंबर 1949 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया और तभी से प्रतिवर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, इसके बाद अपन आते हैं लिपि। लिपि आपको भी पता है कि ये सभी भाषा को लिखने के लिए हमें कुछ ध्वनि चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं और इन ध्वनि चिन्हों को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो अगर हम सीधे से सरल ढंग से बोले तो भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ठीक है, भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए कुछ ध्वनि चिन्ह, कुछ चिन्ह निर्धारित होते हैं और उन्हीं चिन्हों को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक है ना। और सभी भाषाओं की अपनी अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा लिपि कहते हैं हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। ठीक है, इस तरह से सभी भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। जैसे कि अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन लिपि है, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है, उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। ठीक है, तो इस तरह से संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी है। तो सभी भाषाओं की अपनी अपनी लिपि होती है और इस लिपि के माध्यम से भाषा को शुद्ध रूप में लिखा जाता है। भाषा को लिखने का माध्यम लिपि है। ठीक है, इसके बाद अपन आते हैं व्याकरण। इसके बाद अपन आ रहे हैं व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। जब तक अपने पास व्याकरण का अपने को ज्ञान नहीं है तब तक अपन भाषा को आते हुए भी शुद्ध रूप से नहीं लिख सकते। इसलिए भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। ठीक है, व्याकरण के द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। व्याकरण के मुख्य 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3। व्याकरण के अंग, व्याकरण के मुख्य 3 अंग होते हैं। एक तो वर्ण विचार, शब्द विचार और नंबर 3 वाक्य विचार। ठीक है,
इसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। सबसे पहले वर्ण बनते हैं, वर्णों से शब्द। वर्ण तो आप जानते ही हो वर्ण कौन से होते हैं, क, च, ट, त, प, म, ये सभी वर्ण है। वर्ण से शब्दों का निर्माण होता है, जैसे कमल, पवन, हवन, और उससे वाक्य बनते हैं। ठीक है, इस तरह से भाषा तैयार होती है। धन्यवाद।